ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव बिलासपुर की है, जहां माधुरी नाम की एक लड़की अपने बीमार पिता और अपनी दादी के साथ रहती थी। माधुरी के पिता राजेश किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। देखिए, इनका इलाज हमें जल्दी शुरू करना पड़ेगा। अगर देर हुई तो इनकी दूसरी किडनी भी जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये खबर सुनते ही दादी और माधुरी सन्न रह गईं। हम कैसे करेंगे सब? देखिए, वो सब मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें उतनी जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। दादी जमीन पर बैठ गईं और अपना सिर पकड़ लिया। चिंता मत करो दादी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अरे कैसे होगा ये सब? सर्दियां वैसे ही शुरू हो गई हैं, अब तो कहीं ज्यादा काम भी नहीं मिलेगा। और तू अभी बच्ची है, मैं एक बेबस बुढ़िया। तू पता, इस भरे जाड़े में हमें कौन ही काम देगा? और थोड़े ही दिनों में तो वो बर्फीला तूफान भी आने वाला है। अगर वो आ गया ना तो 1 महीने तक कहीं आने जाने का रास्ता भी नहीं बचेगा। और इतना वक्त हमारे पास नहीं है बेटा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। दादी, क्यों ना हम पापा को एम्स अस्पताल में भर्ती करा दें? इतने बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? नहीं दादी, आपको याद होगा ना, कुछ दिनों पहले मैंने पिताजी के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया था। हाँ, याद है मुझे, पर उससे क्या होगा? हम गरीब हैं बेटा। नहीं दादी, ये सरकार की योजना है। इसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। तो क्या इलाज के रुपए नहीं देने पड़ेंगे? नहीं दादी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस हमें एक बार बेड मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ही लेकर चलते हैं। अगले ही दिन दादी और माधुरी राजेश को लेकर अस्पताल पहुंच जाती हैं। राजेश इशारे से माधुरी को अपने पास बुलाता है। माधुरी उसके पास जाती है। जी पापा। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है बेटी, कोई फायदा नहीं है। एक बार पूछ तो लेते हैं ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वापस चलो बिटिया। अच्छा ठीक है, एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे। हे राम, इतनी लंबी लाइन। वो अस्पताल के चारों ओर नजर घुमाती है। पूरे अस्पताल में कोई जमीन पर बैठा था तो कोई कई रातों से अपने नंबर का इंतजार करते करते वहीं सो रहा था। दादी, ये लोग ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हैं? बेटा, देश में गरीबी की कमी थोड़ी ही है। जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे अपने इलाज के लिए यहीं आते हैं। अच्छा, ये लोग सो रहे हैं। हाँ, तो कई दिन हो गए होंगे इन्हें, इसीलिए इनका नंबर आने में देर लग रही है। ये सब देखकर माधुरी घबरा जाती है। देखो ना दादी, सिर्फ डॉक्टर को दिखाने में ही इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो भर्ती करने में कितना वक्त लग जाएगा? अब क्या ही कर सकते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन माधुरी और दादी भूखे प्यासे अब भी वहीं खड़े होते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उनके सामने एक आदमी आता है, जिसके साथ एक वृद्ध महिला होती है। देखने में वो बहुत बीमार लग रही थी। वो आदमी बिना कुछ कहे सीधे अंदर चला जाता है। अरे ये क्या बदतमीजी है, हमारा नंबर कहाँ गया? तभी गेट पर खड़ा चौकीदार उन पर हंसने लगता है। अरे बेटा, नंबर चाहे किसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गया है ना, ये विधायक जी का भतीजा है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी तरह लाइन में खड़े रहने की? ये तो गलत बात है ना। अब क्या गलत है और क्या सही है वो तो मुझे नहीं पता बेटा। माधुरी परेशान होकर अपनी दादी की तरफ देखती है। अब क्या ही कर सकते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार राजेश का नंबर आता है। तभी चौकीदार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे अब चलो, अब कल देखेंगे डॉक्टर साहब को। 4 बज गए हैं, उनके जाने का वक्त हो गया है। चलो चलो। हम सुबह से लाइन में खड़े हैं। अरे तो मैं क्या करूं, उन्हें यहीं रोक लूं क्या? 4 बजे के बाद वो किसी से नहीं मिलते। मैं बस अपने पापा का इलाज करवाना है। अच्छा, भर्ती कराने आए हो क्या? भूल जाओ बेटा, अगले महीने तक तो नंबर आने का कोई मौका नहीं है। सारे बेड बुक पड़े हैं, सब फुल है। इन्हें देख रही हो? ये जो जमीन पर लेटे हुए हैं ना, ये 2 हफ्तों से यहीं पड़े हैं। हे राम, अगले महीने तक तो पूरा गांव बर्फ में ढक जाएगा।
इतना वक्त हमारे पास नहीं है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई तो उपाय होगा ना जिससे मैं अपने पिता का इलाज करवा सकूं। हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है। पहले तुम्हें बेड तो मिले। हाँ, एक उपाय है। अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई सांसद विधायक हो तो उससे फोन लगवा दो, फिर क्या है, तुम्हें तुरंत ही बेड मिल जाएगा। अब क्या करें दादी? फिलहाल तो घर ही चलना होगा, और क्या ही कर सकते हैं। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटी, घर चल के बताता हूँ। गांव की चौपाल पर कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। अरे भाई, बस कुछ ही दिनों में जो है ना, वो बर्फीला तूफान आने वाला है। पूरा गांव जम जाएगा फिर तो। अरे मैंने तो जो है दफ्तर में 2 हफ्ते की छुट्टी डाल दी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आधे आधे पैर बर्फ में धंस जाते हैं, फालतू में ठिठुरते हुए जाओ और फिर बीमार पड़ो। अरे भाइयों, पर मुझे एक बात बताओ, वो अफवाह सच है क्या? कौन सी अफवाह भाई? अरे कि जब भी हमारे गांव में ये बर्फीला तूफान आता है, उसी वक्त गांव में ही कहीं एक गुफा खजाने के साथ बाहर आ जाती है। ऐसा सुना है मैंने। अरे सुना तो मैंने भी है, पर हमें इस गांव में रहते हुए कई साल हो गए, ना तो हमने कभी देखी कोई गुफा और ना ही कोई खजाना। अरे भाई, मैं 60 साल का हो गया और बचपन से ना इसी खजाने की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। अरे बातें तो बहुत सुनी है हमने भी, पर मुझे तो ये सब फालतू की अफवाही लगती हैं। ये जो उड़ा रखी है ना कि जी सिर्फ बर्फीले तूफान में ही गुफा बाहर आती है और उसमें ढेर सारा खजाना होता है। अरे वाह, मतलब तूफान आया और खजाना बाहर आ गया। बताओ कैसी कैसी फालतू बातें फैला रखी हैं। ये सब खाली अफवाह उड़ाई हुई है और कुछ नहीं। उनकी बातें वहां से गुजरती हुई माधुरी सुन लेती है। दादी, जब हम लोग आ रहे थे ना, आपने उन बूढ़ों की बात सुनी थी? अरे बुढ़ापे में बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और आता ही क्या है लोगों को। अरे छोड़ो, पर सच बताओ, क्या सच में गांव में कोई गुफा है? क्या सच में वहां खजाना है जो सिर्फ बर्फीले तूफान के वक्त ही बाहर आता है? पता नहीं बेटा, गांव में तो 100 बातें होती रहती हैं। वो कह रहे थे कि वो लोग ये बात काफी सालों से सुनते आ रहे हैं। सुना तो मैंने भी है। कोई कहता है कि वहाँ कोई जिन रहता है, कोई कहता है कि वहाँ हीरे जवाहरात हैं, पर सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कि गुफा का दरवाजा सिर्फ तूफान में ही खुलता है। अरे बाहर नहीं आती, मतलब वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ असल में होता क्या है, पर जितना मैंने सुना है ना बेटा, जब बर्फीला तूफान आता है तो जहाँ वो खजाना है उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। अच्छा। हाँ, कोई कहता है कि वो गुफा गांव के सबसे घने जंगल में है, तो कोई कहता है कि वो पानी के नीचे है। अच्छा, पता नहीं बेटा, सब सुनी सुनाई बातें हैं। तू ये सब छोड़, अपने पापा की रोटी की थाली रगा दे। ठीक है। माधुरी उठकर राजेश का खाना लेकर उसके पास जाती है। राजेश एकदम से आंखें खोलता है और बैठने की कोशिश करता है। खाना खा लो। हाँ सुन बेटी, जरा बात करनी है तुझसे। बेटा, मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुनियो। अब क्या हुआ है बापू? बेटा देख, अब तो कहीं ना कहीं तुझे भी पता है और मुझे भी कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। बापू ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मेरी बात सुन बेटी, मेरे जाने के बाद जो है ना, अपना और दादी का ध्यान रखियो तू, और दादी को कहियो कि जल्दी से जल्दी ही तेरा ब्याह कर दे ताकि तेरा घर बस जाए, और फिर दादी को भी तू अपने साथ रख लियो। ठीक है बेटी? सब ठीक हो जाएगा बापू, एक बार बस आपका ऑपरेशन हो जाए। अरे बेटा, आज तूने देखा नहीं हाल क्या हो रखा है वहां पर। बापू कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। अरे अरे, बात मान लिया कर मेरी, मैं कह रहा हूं ना। चिंतित मन और बेचैन नजरों से वो उसे एकटक देखती रहती है। बापू कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं वादा करती हूँ बापू, आपको ठीक करके रहूंगी। फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को माधुरी अपने बिस्तर पर लेटी होती है। कमरे की लाइट बंद होती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली होती हैं। उसके कानों में अब भी वही बातें गूंज रही थीं जो उसके बापू ने कही थी। गांव में बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी थी। पूरा गांव मानो बर्फ की चादर में ढक गया था। वहीं दूसरी ओर राजेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हे भगवान, इस तूफान में तो अब कोई डॉक्टर भी नहीं आने वाला।
माधुरी बेटी, माधुरी, मेरी बातें याद है ना तुझे? याद है ना? बापू, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। वादा कर बेटी, वादा कर। मैं वादा करती हूँ बापू, आपको ठीक करके रहूंगी। माधुरी झट से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो बाहर जाने लगती है। बेटा, कहाँ जा रही है? बाहर मत जा, बहुत भयानक तूफान है। दादी, मैं आखिरी उम्मीद ढूंढने जा रही हूँ। अरे माधुरी, नहीं बेटा, बाहर मत जा। दादी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो घर से निकल जाती है। माधुरी इधर उधर देखती है। दादी ने कहा था गांव के पास घने जंगल में। वो उसी दिशा में बढ़ जाती है। तूफान बहुत तेज है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी दिशा में आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तूफान अब और तेज हो रहा था। उसके पैर बर्फ में धंसते जा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती है, उसका डर और बढ़ता जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी गुफा की तलाश में थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। काफी देर चलने के बाद उसे दूर एक गुफा दिखाई देती है। बिना समय गंवाए वो उसकी ओर बढ़ती है। गुफा के द्वार पर पहुंचकर वो इधर उधर देखती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, गुफा का मुंह तो बंद है। लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो अपने हाथों से एक विशाल पत्थर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। थक हार कर वो एक ओर खड़ी हो जाती है। तभी उसका हाथ गुफा के पास एक छोटी चट्टान से टकराता है और अचानक गुफा का मुंह खुल जाता है। हे भगवान, ये गुफा अंदर से कितनी डरावनी लग रही है। मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। अंदर घोर अंधेरा था। माधुरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे पिताजी के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा। डरी सहमी वो धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखती है। एक ओर आग जल रही होती है और दूसरी ओर जानवरों की हड्डियां पड़ी होती हैं। उन्हें देखकर माधुरी डर जाती है। तभी वहां एक भयानक खूनखार नरभक्षी आ जाता है। उसे देखकर माधुरी कांप उठती है। बहुत अरसे बाद आज इंसानी मादा का मांस खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। मुझे जाने दो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मुझे खाने से तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आई थी? वो सारी बात उस नरभक्षी को बता देती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। मेरी भूख को शांत करो, तब जाकर मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताऊंगा। पर मैं जानवर का मांस कहाँ से लेकर आऊं? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें खजाने का पता चाहिए तो मांस लेकर आओ। माधुरी गहरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो जानती थी किसी भी हाल में उसे अपने पिता के लिए खजाना ढूंढना ही होगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो गुफा से बाहर निकल आती है। डरी सहमी वो जंगल में नरभक्षी के लिए जानवर का मांस ढूंढने निकल पड़ती है। हे भगवान, अब मैं इस नरभक्षी के लिए मांस कहाँ से लेकर आऊं? कुछ दूर जाने पर उसे एक लोमड़ी का मरा हुआ बच्चा मिलता है जिसे चील नोच रही होती है। क्यों ना मैं इसे वही दे दूं, ताकि मुझे किसी और की हत्या न करनी पड़े। वो उसे उठाती है और वापस गुफा की ओर चल देती है। गुफा में पहुंचकर वो देखती है कि नरभक्षी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? और ये क्या, बस एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा ले आई? इतने से क्या होगा? अभी के लिए बस मुझे यही मिला है, इसी से अपनी भूख मिटा लो। बाद में तुम्हारे लिए और लेकर आऊंगी। ठीक है, लाओ अभी ये दे दो। वो लोमड़ी के बच्चे को एक ही बार में निगल जाता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। वो पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ था, लेकिन माधुरी की हिम्मत देखकर वो प्रभावित जरूर हुआ। स्वाद तो कम था, पर तेरी मेहनत सच्ची थी। जा, अंदर जा। उस रास्ते के अंत में तुझे 2 रास्ते मिलेंगे। तुझे दाईं ओर जाना होगा। वहीं तुझे वो रास्ता मिलेगा जिसके लिए तू अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आई है। पर याद रखना, लालच मत करना। जितना जरूरी है उतना ही लेना,
वरना ये गुफा तुझे कभी बाहर नहीं जाने देगी। मुझे लालच नहीं है, मुझे बस अपने बापू की जान बचानी है। माधुरी डरते डरते आगे बढ़ती है। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों ओर सोने के सिक्कों का ढेर, हीरे जवाहरात और प्राचीन गहने बिखरे पड़े थे। पूरी गुफा उनकी चमक से जगमगा रही थी। हे भगवान, इतना धन! अब बापू को एम्स की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब मैं उन्हें शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल ले जाऊंगी। वहां अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज करवाऊंगी। माधुरी जल्दी से अपनी झोली में कुछ सोने के सिक्के और एक कीमती हार रख लेती है। उसे याद था तूफान बढ़ रहा है और उसे जल्दी निकलना होगा। जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ती है, गुफा का पत्थर धीरे धीरे बंद होने लगता है। माधुरी जल्दी से गुफा से बाहर निकल जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, गुफा फिर से एक साधारण चट्टान बन चुकी थी। तूफान अब अपने चरम पर था। बर्फ के कारण रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे हार नहीं माननी। बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अभी इसी वक्त घर पहुंचना होगा। कड़कती ठंड में हाथ पैर जमते हुए भी माधुरी अपने गांव की ओर बढ़ती रही। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच गई। माधुरी, बेटी, तू कहाँ चली गई थी? देख, तेरे हाथ पैर तो बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। दादी उसे अंदर ले जाकर आग के पास बैठा देती हैं। उस समय ठंड के कारण माधुरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब वो ठीक होती है तो कांपते हाथों से अपनी झोली दादी के सामने खोल देती है। ये सोना कहाँ से आया? दादी, वो गुफा वाली बात सच थी। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब हम बापू का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस भयानक बर्फीले तूफान में हम तेरे पिता को शहर कैसे लेकर चलेंगे? उसकी चिंता मत करो दादी, हम किराए की गाड़ी से। बर्फबारी के बावजूद माधुरी गांव के एक दबंग आदमी की बड़ी गाड़ी किराए पर लेती है और वो शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह तक वो एक बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें तुरंत बेड मिल जाता है। घबराइए मत, हमने केस ले लिया है। आपके पिता का इलाज हमने शुरू कर दिया है और अब हम तुरंत इनका ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। राजेश का ऑपरेशन कई घंटों तक चलता है। उधर माधुरी और दादी के माथे पर चिंता की लकीरें खींची होती हैं। लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। बधाई हो, आपके पिता अब खतरे से बाहर हैं। सही समय पर इलाज मिल गया, वरना एक दिन की भी देरी जानलेवा हो सकती थी। माधुरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो झट से अपने पिता से मिलने अंदर जाती है। राजेश धीरे से आंखें खोलता है। सामने अपनी बेटी और मां को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तूने अपनी जान दांव पर लगा दी मेरे लिए। आपने ही तो सिखाया है, अपनों के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आप बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम वापस अपने गांव चलेंगे। माधुरी समझ जाती है, जहां व्यवस्था साथ नहीं देती वहां इंसान की हिम्मत और किस्मत मिलकर रास्ता बना ही रहती हैं। उस दिन के बाद माधुरी ने अपनी बची हुई संपत्ति से गांव में एक छोटा औषधालय खुलवाया, ताकि किसी और को इलाज के लिए गुफाओं या भ्रष्टाचार की गलियों में न भटकना पड़े। यदि आपको ये कहानी देखकर मजा आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए